स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। मैं हिम्मत लेकर के हाजिर हूँ आज का करंट अफेयर। जीवन वह अद्भुत उपहार है जो हमें प्रत्येक सुबह नई आशाओं और संभावनाओं के साथ दिया जाता है। इसी प्यारी सी लाइन के साथ में पहला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2027 तक, 31 मार्च 2028 तक या फिर 31 मार्च 2029 तक? सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च 2028 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ में और अगला प्रश्न है कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी से कहां शुरू हुआ है? नोएडा में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर वाराणसी में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नोएडा में। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने लगभग कितने अवैध भारतीय नागरिकों को चिन्हित किया है? अभी जैसा कि हाल ही में हम लोगों ने समाचार में देखा भी कि अमेरिका ने बंधक बना करके भारत से जो अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे थे उन्हें वापस भारत में भेजा है। तो उसमें एक रिपोर्ट आई जिस रिपोर्ट में अमेरिका ने लगभग कितने भारतीयों को ऐसे चिन्हित किया है जो कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। ऑप्शन हैं 10,000, 15,000, 18,000 या इनमें से कोई नहीं। और सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, 18,000। लगभग 18,000 भारतीयों को अमेरिका ने अवैध रूप से अमेरिका में रहने के लिए चिन्हित किया है। अगला प्रश्न है कि 31 जनवरी 2025 तक भारत ने कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? 50 गीगावाट, 75 गीगावाट, 100 गीगावाट या फिर 125 गीगावाट? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100 गीगावाट। प्रश्न संख्या 5 लेते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ का उपयोग करके 28 कंगारू भ्रूण बनाकर संरक्षण में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है? यानी कि किस देश के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने आईवीएफ का यूज करके 28 कंगारू भ्रूण बना करके कंगारुओं के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हुई है? ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ का उपयोग करके 28 कंगारू भ्रूण बना करके उनके संरक्षण की एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रश्न संख्या 6 है कि वित्त वर्ष 23-24 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का वस्तु व्यापार कितने डॉलर का था? यहाँ पे बात समझने वाली है कि यूरोपीय संघ के साथ में भारत का वस्तु व्यापार कितने डॉलर का था। ऑप्शन है 100 बिलियन डॉलर, 120 बिलियन डॉलर, 137 बिलियन डॉलर या फिर 150 बिलियन डॉलर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 137 बिलियन डॉलर। भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक ट्रोपिक्स अभ्यास 7 फरवरी 2025 को किस महासागर में आयोजित किया जा रहा है? प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में या फिर हिंद महासागर में? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर में। प्रश्न संख्या 8 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए इनकम टैक्स विधेयकों को मंजूरी दी है जो दशक पुराने आईटी नियम की जगह लेंगे? 1 दशक, 2 दशक, 4 दशक या फिर 6 दशक? देखो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स विधेयक को मंजूरी दी है जो कि 6 दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेंगे। यानी कि 6 दशक का मतलब कि 1 दशक में होते हैं 10 साल, यानी कि 60 साल पुराने आईटी अधिनियम की जगह पे जो नए इनकम टैक्स विधेयक आए हैं वो मंजूरी लेंगे। आईटी यहाँ इनकम टैक्स से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको न समझिएगा। किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 7 से 11 फरवरी 2025 तक आयोजित हो रहा है? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर पंजाब? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में। हाल ही में सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने वाले किस राज्य ने मन मित्र नामक व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन हैं हरियाणा, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आंध्र प्रदेश ने मन मित्र नाम का व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की हुई है जो कि सरकारी सुविधाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई है। निम्नलिखित चारों में से किसके साथ व्यापारिक संगठन FICCI ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? मास्को के साथ में, बर्लिन के साथ में,
वाशिंगटन डीसी के साथ में, एक्सपो सिटी दुबई के साथ में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एक्सपो सिटी दुबई के साथ में। हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में बार्ट डी बेवर ने शपथ ली। यह देश अवस्थित है, तो ये बेल्जियम कौन से द्वीप समूह में स्थित है? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या फिर उत्तरी अमेरिका में? सही विकल्प है यूरोप में। ठीक है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में यह देश है, यानी कि बेल्जियम स्थित है, और यहाँ पे बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में बार्ट डी बेवर ने शपथ ली है। प्रश्न संख्या 13 है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति को 4.5% से संशोधित कर कितना कर दिया है? ऑप्शन से है 4.8%, 5.8%, 6.0% या फिर 8.0%। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, 4.8%। भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 में केवल 284 किलोमीटर से बढ़ करके, यानी कि 2014 में सिर्फ इतना किलोमीटर था, तो वर्तमान में ये कितने किलोमीटर का हो गया है? 500 किलोमीटर का, 750 किलोमीटर का, 850 किलोमीटर का या फिर 1000 किलोमीटर का? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1000 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क भारत का वर्तमान में यानी कि 2025 तक में हो गया है। भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2025-26 में अपने नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पर पूरा करेगा? देखिए भी कभी भारतीय रेल में बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक ट्रेन अभी नहीं चल पा रहे हैं, वहां पे डीजल इंजन का ही प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन 2025-26 के रेलवे ने अपने वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत में, जो अभी हिस्सा बाकी रह गया उसके कितने प्रतिशत में विद्युतीकरण का कार्य करेगा? आपके ऑप्शन हैं 90% पर, 95% पर, 98% पर या फिर 100% पर। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, 100%, यानी कि 2025-26 में इनका प्रयास है कि हम 100% जहां जहां पे भी अभी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है उसको हम सॉल्व करें। प्रश्न संख्या 16 है, सरकार द्वारा विनिवेश से क्या तात्पर्य है? बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी बेचना, सब्सिडी कम करना या फिर करों में वृद्धि? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी को बेचना। ये सरकार का विनिवेश से तात्पर्य है। प्रश्न संख्या 17 है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का नवा साझेदार देश बन गया? ऑप्शन से है मलेशिया, नाइजीरिया, सोमालिया या फिर थाईलैंड? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि नाइजीरिया ब्रिक्स समूह का नवा साझेदार देश बना है। वर्ष 1789 में एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर का रसायन विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो किस क्षेत्र में? द्रव्यमान संरक्षण के नियम में, गुणित अनुपात के नियम में, स्थिर अनुपात के नियम में या फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम में? तो इस प्रश्न को समझिएगा कि 1789 में एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, ठीक, एवी लेवोजियर के नाम से भी जाने जाते हैं, एल लेवोजियर के नाम से, सॉरी, तो इनका रसायन विज्ञान के किस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही विकल्प है द्रव्यमान संरक्षण के नियम में इनका रसायन विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? कोविड-19 टीकाकरण अभियान से, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में, गंगा सफाई के या फिर आतंकवाद विरोधी अभियान में? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में। जब अभी रूस से यूक्रेन का वार चल रहा था तो उस टाइम पे ऑपरेशन गंगा यह एक मिशन चला करके वहां पे फंसे भारतीयों को भारत वापस ले आया गया था। प्रश्न संख्या 20 है, वर्ष 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने कितने वर्ष पूरे किए? यानी कि इस योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 15 वर्ष? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 वर्ष। 2015 में यह योजना आई थी, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह स्कीम आई थी, और 2025 में इसने 10 वर्ष पूरे कर लिए। ये आज के करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह को, जो कि आज के लिए जो हम कहते हैं बोनस पॉइंट हर एक वीडियो में आपके साथ में ऐड रहता है। तो भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें पहला है कलकत्ता बंदरगाह या डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। यह हुगली नदी पर स्थित है। इससे दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए आयात निर्यात होता है। यह
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। कलकत्ता बंदरगाह या डायमंड हार्बर जो कि कलकत्ता में स्थित है, ये किस लिए यूज होता है, यानी कि किस यूज में आता है? तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ से आयात निर्यात किया जाता है। दूसरा बंदरगाह है हल्दिया। यह कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर कलकत्ता के भार को कम करने हेतु बनाया गया है। यहाँ तेल शोधन कारखाना भी है, यानी कि यहाँ पे रिफाइनरी, जो ऑयल मंगाए जाते हैं, तेल मंगाए जाते हैं, उनकी रिफाइनरी फैक्ट्री भी है। और ये जो कलकत्ता यानी कि डायमंड हार्बर बंदरगाह है, उसके लोड को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है। अगला है कि पाराद्वीप बंदरगाह। तो पाराद्वीप बंदरगाह या इसे प्रदीप बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, और यह उड़ीसा में है। इससे लौह अयस्क व लौह अयस्क और कोयला का निर्यात होता है। अगला है विशाखापट्टनम। यह आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह है और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। याद रखिएगा, ये कृत्रिम बंदरगाह है। उर्वरक, खनिज, लौह, पेट्रोलियम उत्पादन व्यापार हेतु यह प्रसिद्ध है। यानी कि जो चेन्नई बंदरगाह है, यह उर्वरक, खनिज, पेट्रोलियम और उत्पादन व्यापार हेतु प्रसिद्ध है। अगला है कि तूतीकोरिन, जिसे कहते हैं थिरुवोचिदमनाथ बंदरगाह। यह तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, या जिसे कहते हैं पूर्वी तट पर, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर यह तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है। और इसका भी काम सेम है, यानी कि खनिज, लौह, पेट्रोलियम, उर्वरक उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला है कोचीन बंदरगाह। ये केरल में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। यह चाय, कॉफी, मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से निर्यात होता है, याद रखिएगा, आयात नहीं होता, निर्यात होता है। नेक्स्ट है न्यू मंगलोर। ये भी कर्नाटक में स्थित है। लौह अयस्क का आयात निर्यात होता है और कुंद्रमुख की खान से लोहा इसी बंदरगाह से निर्यात होता है। अगला है मर्मगोवा। यह गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है नानवा सोवा बंदरगाह, जो कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है। शुष्क यानी कि सूखी सामग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है। नई तकनीकी हेतु प्रसिद्ध, यानी कि इसमें न्यू टेक्नोलॉजी का यूज होता है। और ये मुंबई के भार को कम करने के लिए ननवा सोवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह उपयोग में लाया जाता है। मुंबई द्वीप पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह। भारत का 20% व्यापार यहीं से होता है। पेट्रोल व शुष्क सामग्री, जितनी भी निर्मित सामग्री होती है वो यहीं पे आयात होती है, मुंबई द्वीप बंदरगाह से। भारत का ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है कांडला बंदरगाह। यह ज्वारी बंदरगाह है, जो प्राकृतिक है। कच्चे तेल, पेट्रोल और खाद्य तेल, नमक, कपास आदि के आयात और निर्यात के लिए कांडला बंदरगाह उपयोग में लाया जाता है। और आखिरी बंदरगाह जो कि सेगमेंट का इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, वो है पोर्ट ब्लेयर। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में इसे मान्यता मिली थी और ये भी आयात निर्यात के लिए यूज में लाया जाता है। ये था आज का करंट अफेयर। इन्फॉर्मेटिव लगा लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।